हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में पाश्चात्य समाजशास्त्री विचारकों से संबंधित प्रश्न कराया जाएगा एंड ये क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर चल रहा है यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए, जिसमें प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स दोनों आपको एक जगह प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही में अगर हम बात करें बिहार पीजीटी एंड बिहार स्टेट परीक्षा के लिए, इन दोनों के लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। दोनों ही परीक्षाओं में ये काम आएगा आपके। एंड बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी कॉम्बो ऑफर यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा समाजशास्त्र के इन नोट्स के बारे में बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जीआईसी का जो प्रैक्टिस सेट है आपसे जैसा कि बताया गया था ये आ चुका है। यहाँ पर ये आपको जीएस के साथ भी मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहें तो उसमें कुछ आपको छूट दे दी जाएगी। एंड इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट की तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। एंड जीआईसी के जीएस पेपर की बात करें, सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट आ चुका है, जिसमें 1000 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बहुत से बच्चे ये मैसेज करके पूछ रहे थे तो ये बता दिया गया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर भी ये बता दिया जाएगा एंड कम्युनिटी पर भी ये पोस्ट कर दिया गया था। तो आप में से जितने लोग भी पूछ रहे थे वे ले सकते हैं। एंड जीएस का पेपर तो इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट ये तो काफ़ी समय पहले से ही आ गया है। ठीक है, तो कोई भी जानकारी चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 120 प्रश्न हो चुके थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम होता है। ऑप्शंस है यहाँ पर स्वयं में वर्ग, श्रम विभाजन, स्वयं के लिए वर्ग, नेतृत्व का विकास। जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम होता है। यहाँ पर क्या होगा? स्वयं के लिए वर्ग का विनिर्माण करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। मार्क्स ने स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की बात की थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मार्क्स के बारे में बात करें तो इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है। याद रखिएगा, वर्ग संघर्ष का कॉन्सेप्ट किसका है? कार्ल मार्क्स का है। इन्होंने अधोसंरचना व अधिसंरचना की बात की है। ठीक है, ये दो संरचना है जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा बताई गई हैं। अधोसंरचना, अधिसंरचना के बारे में बात की है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने पतित बुर्जुआ की बात की है। याद रखिएगा, पतित बुर्जुआ का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। और इसके अलावा सर्वहाराकरण, ठीक है, सर्वहाराकरण की अवधारणा भी कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दी गई है। ठीक है, तो ये सारी जो अवधारणाएं हैं वो किसके द्वारा दी गई हैं? कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग, ये दो वर्ग की बात कार्ल मार्क्स ने की थी। इसी में वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात भी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने किसी वर्ग की संभावित स्वजागरूकता से वास्तविक स्वजागरूकता की ओर संचालन को दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्गों के बीच में भेद किया है? कार्ल मार्क्स, डेरेनड्रॉफ, एलेकोजर, कोलिंस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग अभी बताया गया। ये किसका कॉन्सेप्ट है? कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डेरेनड्रॉफ का जो संघर्ष का सिद्धांत था उसे ट्यूमेन ने क्या कहा था? टर्नर ने क्या कहा था? द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत। एलेकोजर ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था उसके बारे में टर्नर ने इनके इस सिद्धांत को, संघर्ष के सिद्धांत को, प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा था। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स सही है। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश है? उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण, परिवार से अलगाववाद के कारण, मानव संभावना से अलगाववाद के कारण, समाज से अलगाववाद के कारण। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने अलगाव के, कार्ल मार्क्स ने
अलगाव के चरण बताए थे। कितने चरण बताए थे? 4 चरण बताए थे। पहला तो इन्होंने उत्पादन से बताया, ठीक है, उत्पादन से बताया है। एक इन्होंने उत्पादन प्रक्रिया से बताया है, ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया से बताया है। मालिक से बताया है, जो कि प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप अलगाव होता है। और फिर आखिरी में स्वयं से अलगाव की बात की है इन्होंने। जब सभी में अलगाव, सभी चरणों में अलगाव आता है, तब इन्होंने स्वयं से भी अलगाव के बारे में बात की है। तो ये अलगाव के 4 चरण किसके द्वारा बताए गए हैं? कार्ल मार्क्स के द्वारा बताए गए हैं। प्रश्न है, मानव समाज के विकास की सही अवस्थाओं का चयन करना है। यहाँ पर बताइए सही क्या होगा, देखकर बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। शिकार करना, खाना संकलन करना है, हो कल्चर पशुपालन, हो कल्चर और पशुपालन है, हल और पालतू पशुओं पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था, आधुनिक औद्योगिक पूंजीगत उत्पादन यहाँ पर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और समाज के उद्विकास की, ठीक है, समाज के उद्विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कार्ल मार्क्स ने किसको बताई थी? 3 बताई थी। एक तो आदिम समाज है, दूसरा जंगली समाज है, और तीसरा औद्योगिक समाज कार्ल मार्क्स के द्वारा बताई गई हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, कथन और कारण है। कथन है, कार्ल मार्क्स ने सभी पूंजीवादी समाजों का सर्वहारा वर्ग के शोषण पर आधारित माना। कारण है, सर्वहारा वर्ग में गरीबी नहीं बढ़ी है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या होगा? कथन तो सही है कि कार्ल मार्क्स ने सभी पूंजीवादी समाजों को सर्वहारा वर्ग के शोषण पर आधारित माना, ये तो सही है, लेकिन सर्वहारा वर्ग में गरीबी नहीं बढ़ी है, ये यहाँ पर गलत होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है? उपयोग मूल्य, अतिरिक्त मूल्य, विनिमय मूल्य या फिर अवशेष मूल्य? बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। उसे उन्होंने क्या कहा था? अतिरिक्त मूल्य कहा था, सरप्लस वैल्यू कहा था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और अतिरिक्त मूल्य की बात किसके द्वारा की गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्न में से कौन उत्पादन शक्तियों के तत्व हैं? प्रौद्योगिकी तथा पूंजी, पूंजी श्रम तथा प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या फिर पूंजी श्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। उत्पादन शक्तियों के तत्व कौन से हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूंजी श्रम और प्रौद्योगिकी होगा, विकल्प बी होगा, ठीक है, पूंजी श्रम प्रौद्योगिकी होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सबसे पहला पश्चिमी विद्वान कौन था, ये पूछा जा रहा है। प्लेटो, सुकरात, थॉमस, अगस्त कॉम्टे, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले सबसे पहले पश्चिमी विद्वान कौन थे? कौन थे? अगस्त कॉम्टे थे, समाजशास्त्र के जनक। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र शब्द इन्होंने कब दिया था? 1838 में, ठीक है, और इससे पहले इन्होंने समाजशास्त्र की जगह पर सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था, सोशल फिजिक्स। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बताइए कथन और कारण है। कथन है, कॉम्ट ने 1830 और 1842 के बीच अपनी मुख्य कोर्स द फिलोसफी पॉजिटिव लिखी, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। कारण है, 1848 के फरवरी में आंदोलन के तुरंत बाद कॉम्ट ने अपनी सोसाइटी पॉजिटिव की स्थापना की, जो उसकी शिक्षा का केंद्र बन गई और उस समय के समाजशास्त्री मुद्दों को गहन रूप से सीखने के लिए विद्यार्थियों को उसने आकर्षित किया। तो यहाँ पर सही क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र के संस्थापकों में से कईयों का विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवाद, विकासवाद, व्यवहारवाद या फिर घटना क्रिया विज्ञान?
यहाँ पर राइट क्या होगा, यहाँ पर प्रत्यक्षवाद होगा। ठीक है, और प्रत्यक्षवाद की बात किसने की थी, ये अवधारणा किसकी है, अगस्त कॉम्ट की है। किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, अगस्त कॉम्ट के द्वारा। किस पुस्तक में दिया गया है, पॉजिटिव फिलॉसफी में। ठीक है, पॉजिटिव फिलॉसफी में दिया गया है। और इसी पुस्तक में याद रखिएगा प्रत्यक्षवाद की बात इन्होंने की, अभी बताया गया प्रत्यक्षवाद की बात की गई। ज्ञान के 3 नियम इन्होंने बताए हैं। ठीक है, ज्ञान के 3 नियम इन्होंने बताए हैं समाजशास्त्र की। ठीक है, सोशोलॉजी की भी बात इन्होंने अपने इसी पुस्तक में की है। विज्ञान का वर्गीकरण, ठीक है, विज्ञान का वर्गीकरण इन्होंने इसी पुस्तक में दिया है। ठीक है, विज्ञान का वर्गीकरण भी दिया है। और विज्ञान के अगर हम वर्गीकरण की बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो सबसे पहले इन्होंने किसकी बात की है, गणित शास्त्र की बात की है, मैथ्स। फिर आता है खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी की बात की है। फिर उन्होंने फिजिक्स की, भौतिक शास्त्र की बात की, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र की बात की है। ठीक है, फिर जीव विज्ञान, बायोलॉजी की बात इन्होंने की है। और फिर समाजशास्त्र, सोशोलॉजी की इन्होंने बात की है। तो इस तरीके से भी आता है, सही क्रम में लगाने को इस तरीके से भी कई बार पूछा गया है। सबसे पहले किस विषय को रखा, सबसे आखिरी में किस विषय की बात की इन्होंने। और समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों की जननी भी कहा है अगस्त कॉम्ट ने। ठीक है, चलिए, और समाजशास्त्र किस विषय से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, इस तरीके से भी आता है, तो जीव विज्ञान होगा वहां पर। चलिए, अब यहाँ पर देखिए समाजशास्त्र के अध्ययन की पद्धतियां किसके द्वारा ये बताई गई हैं, 4, अवलोकन, प्रयोगात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक। यहाँ पर विकल्प में दुर्खीम, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स दिए गए हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अगस्त कॉम्ट होगा। ठीक है, अगस्त कॉम्ट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, दुर्खीम की अगर हम बात करें तो दुर्खीम समाजशास्त्र की कितनी विषय वस्तु बताते हैं, 3 बताते हैं। ये एग्जाम्स में इनकी दुर्खीम की आती है। सामाजिक स्वरूप शास्त्र है एक, सामाजिक स्वरूप शास्त्र है। दूसरा हो जाएगा समान समाज शास्त्र, समान समाज शास्त्र है। तीसरा हो जाएगा सामाजिक शरीर शास्त्र। ठीक है, तो ये विषय वस्तु समाजशास्त्र की किसने बताई है, दुर्खीम ने बताई है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए मिथ्या चेतना की अवधारणा किसने दी, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। मिथ्या चेतना, मिथ्या चेतना की अवधारणा किसकी है, कार्ल मार्क्स की है। अच्छा बताइएगा, मिथ्या संस्कृति की बात किसने की है। ठीक है, मिथ्या संस्कृति की बात, मिथ्या संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, ये किसके द्वारा दिया गया है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, दुर्खीम ने धर्म के अध्ययन में निम्न में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है, पावन और पतित, अनुष्ठानिक एवं अतिवादी, अलौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष, पवित्र और लौकिक यहाँ पर विकल्प दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर विकल्प डी पवित्र और लौकिक होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धर्म की उत्पत्ति का इन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत किसका है, दुर्खीम का है, याद रखेंगे आप। इसका धर्म का प्रारंभिक स्वरूप किसे बताया इन्होंने, धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, टोटेम। ठीक है, टोटेमवाद, टोटेम था बताया था, और टोटेमवाद का ये इनका कॉन्सेप्ट रहा है। ठीक है, पवित्र या अपवित्र इस तरीके से भी पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर पवित्र और लौकिक दिया गया, पवित्र अपवित्र के करके भी पूछा जाता है। और समाज को वास्तविक देवता इन्होंने कहा है, समाज वास्तविक देवता है, इस तरीके से पूछा जाए तो ये बात किसके द्वारा कही गई है, दुर्खीम के द्वारा कही गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, दुर्खीम के विचार में निम्न में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है, सामूहिक चेतना, आंगिक अन्योन्याश्रितता, जनसंख्या घनत्व, प्रकारों का विशेषीकरण। श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है, प्रकार वो कौन सा है, कौन सा विकल्प यहाँ पर होगा,
सामूहिक चेतना होगा। ठीक है, सामूहिक चेतना होगा। और इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान की बात की है। ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधान की बात की है। सामूहिक प्रतिनिधान का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। बात की जाए किस पुस्तक में दिया गया है, तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स में, ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में ही इन्होंने सामाजिक प्रतिनिधान या सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न समाजशास्त्रों में किसने व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, सिमेल, वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस है। व्याधिकीय सामाजिक तथ्य की व्याख्या किसने की है? किसने बात की है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य की? सोशल फैक्ट किसका कॉन्सेप्ट है? दुर्खीम का है। ठीक है, दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी थी। सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट किसका है? दुर्खीम का है। दो तरह के सोशल फैक्ट के बारे में इन्होंने बात की है। एक तो सामान्य सामाजिक तथ्य हैं और दूसरा असामान्य सामाजिक तथ्य है, या हम कहें व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। तो ये दो प्रकार सामाजिक तथ्य के किसके द्वारा बताए गए हैं? दुर्खीम के द्वारा बताए गए हैं। और अगर हम बात करें किस पुस्तक में इन्होंने सोशल फैक्ट की बात की है, तो पुस्तक अभी अगर आपने ध्यान दी है, द रूल्स ऑफ, आपको बताया गया है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ठीक है, इसी पुस्तक में इन्होंने ये बात कही है। ठीक है, ये यहाँ पर अभी आपको बताई गई थी। ठीक है, इसी पुस्तक में इन्होंने सोशल फैक्ट की भी बात की है। समान सामाजिक तथ्य और दूसरा असमान सामाजिक तथ्य या व्याधिकीय तथ्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, यांत्रिक एवं साविवेकता के आधार पर सरल और यौगिक औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? पार्सन्स, मैलोनोवस्की, स्पेंसर, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यांत्रिक और साविवी एकता के आधार पर सरल और यौगिक औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? यहाँ पर दुर्खीम होगा। ठीक है, दुर्खीम होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और बात की जाए कि यांत्रिक और साविवी एकता या सामाजिक एकता की बात दुर्खीम ने किस पुस्तक में की है, तो याद रखिएगा द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये इनकी पुस्तक है जो कि 1893 में आती है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने साविवीय समाज और यांत्रिक समाज की बात की है। ठीक है, या यांत्रिक और साविवी एकता के आधार पर दो समाजों की बात की है, साविवी समाज और यांत्रिक समाज। अगर हम साविवी समाज की बात करें, ठीक है, इस तरीके से साविवी समाज की विशेषताओं से संबंधित पूछा जा सकता है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलती है? विषमता, व्यक्तिगत चेतना पाई जाती है, और क्या देखने को हमें मिलेगा? प्रतिकारी कानून। ठीक है, कानून का कौन सा स्वरूप होगा? प्रतिकारी होगा। और वहीं पर अगर हम बात करें यांत्रिक समाज की, यांत्रिक एकता पर आधारित जो समाज होगा उसमें हमें समरूपता देखने को मिलेगी, सामूहिक चेतना पाई जाएगी, और कानून का स्वरूप कैसा होगा? दमनकारी होगा। दमनकारी कानून हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर दुर्खीम होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया? यहाँ पर विकल्प में अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, जॉर्ज सेमेल, कार्ल मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। अगस्त कॉम्ट कौन है? समाजशास्त्र के जनक। अगस्त कॉम्ट कौन है? समाजशास्त्र के जनक हैं, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दुर्खीम होगा। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, कॉम्ट का उत्तराधिकारी दुर्खीम को क्या कहा जाता है? अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी। अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी के नाम से कौन जाने जाते हैं? दुर्खीम जाने जाते हैं। और इसके अलावा एक बात और भी याद रखेंगे आप, ये पहले, ठीक है,
पहले अकादमिक समाजशास्त्री इस तरीके से पूछा जाता है। पहले अकादमिक समाजशास्त्री कौन है? तो इमाइल दुर्खीम ही है। ठीक है, ये सबसे पहले अकादमिक, अगर पूछा जाता है अकादमिक समाजशास्त्र के जनक कौन थे, तब वहां पर समनर होगा। यहाँ पर समाजशास्त्री पूछा जा रहा है, तो इस तरीके से पूछा जाए तो यहाँ पर क्या होगा? दुर्खीम होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार निम्न में से कौन से कारक यांत्रिक संहिता में परिवर्तित होने में बाधक होते हैं? यहाँ पर प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों में असमानता दिया गया है। यहाँ पर ये तीनों ही होगा, प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन और अवसरों में असमानता होगा। यहाँ पर तीनों होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में उत्तराधिकार के रूप में किसको माना जाता है? देखिए यहाँ पर कॉम्प्ट ना देकर के उनका कॉन्सेप्ट देकर पूछा गया है। ठीक है, कॉम्प्ट के संदर्भ में उत्तराधिकारी के रूप में अभी आपको बताया कि कॉम्प्ट का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? दुर्खीम को। तो यहाँ पर कॉम्प्ट का नाम ना लेकर के उनकी अवधारणा प्रत्यक्षवाद देकर के प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा। ठीक है, दुर्खीम यहाँ पर राइट होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता होती है? धार्मिक एकता वाले समाज, सांप्रदायिक एकता वाले समाज, यांत्रिक एकता वाले समाज या फिर साविवीय एकता वाले समाज? दबाव मूलक नियम किस समाज में हमें देखने को मिलेंगे? यांत्रिक एकता वाले समाज। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है? मैक्स वेबर, मैकेवर, रॉबर्ट मर्टन, कॉपलॉन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर मैक्स वेबर होगा। और मैक्स वेबर की बात करें तो इन्होंने नौकरशाही में अलगाव की बात की है। ठीक है, नौकरशाही में अलगाव की बात किसने की है? मैक्स वेबर ने की है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मैक्स वेबर की बात करें तो इन्होंने शक्ति व सत्ता की बात की है। शक्ति व सत्ता, जिसमें 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। परंपरागत शक्ति या सत्ता, दूसरा हो जाएगा करिश्माई शक्ति या सत्ता, और तीसरा क्या होगा? तार्किक। ठीक है, तार्किक शक्ति या सत्ता। तो ये 3 प्रकार किसने बताए हैं? मैक्स वेबर ने बताए हैं। इसके अलावा अगर हम सामाजिक क्रिया की बात करें, ठीक है, नौकरशाही का तो इनका कॉन्सेप्ट रहा ही है। इसके अलावा सामाजिक क्रिया के इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार इन्होंने बताए हैं। पहला क्या होगा? तार्किक सामाजिक क्रिया। ठीक है, तार्किक क्रिया हो जाएगा। दूसरा मूल्यांकनात्मक होगा। तीसरा यहाँ पर क्या होगा? भावात्मक क्रिया। ठीक है, भावात्मक क्रिया होगा। और चौथा क्या होगा? कौन सी क्रिया? परंपरागत क्रिया होगी। ठीक है, तो ये 4 क्रियाओं की बात किसने की है? ये मैक्स वेबर ने की है, और ये सही क्रम में लगाने को आता है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्ट, मॉर्गन, मैक्स वेबर। यहाँ पर विकल्प है। धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो यहाँ पर मैक्स वेबर होगा। ठीक है, मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर मॉर्गन दिया गया। अगर हम मॉर्गन की बात करें तो इन्होंने परिवार के उद्विकास की अवस्थाएं बताई थी 5। परिवार के उद्विकास के चरण या अवस्थाएं बताई थी, 5 बताई थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले किस तरह के परिवार की इन्होंने बात की है? समरक्त परिवार। ठीक है, समरक्त परिवार की इन्होंने बात की है। दूसरे नंबर पर इन्होंने समूह परिवार की बात की है। ठीक है, समूह परिवार है। फिर इसके अलावा इन्होंने युगल परिवार की बात की है।
युगल परिवार की बात की है, फिर ये पित्त सत्तात्मक परिवार की बात करते हैं, पित्त सत्तात्मक परिवार की बात करते हैं, और आखिरी में एक विवाहीय परिवार की बात करते हैं, एक विवाहीय परिवार की बात करते हो। ये सही क्रम में बताया गया है और सही क्रम लगाने को आता है, तो इस तरीके से आप याद करेंगे, ठीक है। और इन्होंने परिवार की उत्पत्ति का, मॉर्गन ने ये तो बताए हैं, इसके अलावा परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत किसे बताया था, ठीक है, याद रखिएगा। परिवार की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ये इन्होंने यौन साम्यवाद का सिद्धांत दिया, यौन साम्यवाद का सिद्धांत दिया है, जो कि परिवार की उत्पत्ति से संबंधित है। चलिए यहाँ पर देखिए, मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद का आधार इनमें से क्या दिया? सामाजिक क्रिया का वस्तुपरक मापन, सामाजिक क्रिया की गणितीय अभिव्यक्ति, सामाजिक क्रिया का मशीन द्वारा प्रक्रम, सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल एक्शन के बारे में भी आपको बताया गया था वेबर के, कि सामाजिक क्रिया की इन्होंने बात की थी, और समाजशास्त्र की विषय वस्तु इन्होंने सामाजिक क्रिया को ही बताया था। याद रखिएगा, जो विषय वस्तु है समाजशास्त्र की वो क्या है? मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया यानी कि सोशल एक्शन है। और इसकी अगर हम बात करें कि सोशल एक्शन की बात इन्होंने किस पुस्तक में की है, तो द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये 1925 में ये पुस्तक आती है, इसमें इन्होंने बात की है। और 4 प्रकार अभी आपको यहाँ पर बताए गए थे सामाजिक क्रिया की, तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया की बात इन्होंने अपनी इसी पुस्तक में की है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर दुर्खीम होगा। सोशल फैक्ट की बात किसने की थी? दुर्खीम ने की थी। प्रश्न है किसने कहा कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? ये किसका कहना है? मैक्स वेबर, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, आई.पी. देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणाओं के बारे में बात करें तो संस्कृतिकरण की अवधारणा है, ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। पश्चिमीकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा इन्होंने दी है। आधुनिकीकरण की अवधारणा दी है इन्होंने, ठीक है, आधुनिकीकरण की दी है। धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा दी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रभुत्व जाति, डोमिनेंट कास्ट की बात इन्होंने की है, या प्रभु जाति इस तरीके से पूछा जाता है। और इसके अलावा फैलाव की अवधारणा, ठीक है, फैलाव की अवधारणा किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की है। तो ये सारी जो अवधारणाएं हैं वो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई हैं, इसे आप याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है सत्ता की प्रभुता का अर्थ क्या है? एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शासितों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति, या फिर ये सभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? शक्ति सत्ता की बात की थी किसने? मैक्स वेबर ने। यहाँ पर ये सभी होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य को शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, आर.के. मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? दुर्खीम को। हालांकि बात सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने कोई भी व्यवस्थित तरीके से सिद्धांत नहीं दिया था इससे संबंधित, ठीक है। व्यवस्थित जो सिद्धांत दिया है प्रकारवाद का वो दुर्खीम के द्वारा ही दिया गया था, लेकिन बात की थी स्पेंसर ने, ठीक है। लेकिन दुर्खीम को ही माना जाता है क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर एक थ्योरी दी थी, सिद्धांत दिया था।
चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न है, दुर्खीम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटेमवाद की अवधारणा को विकसित किया? किस जनजाति पर इनका अध्ययन था? ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर। ठीक है, हो जनजाति पर किसका अध्ययन रहा है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अरुंटा जनजाति पर अध्ययन किया था। अरुंटा की जो जनजाति ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट दिया था और धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो टोटेमवाद को ही इन्होंने बताया था। अब यहाँ पर देखिए दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? यहाँ पर दमनकारी, क्षतिपूरक, आदर्शात्मक, औपचारिक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा? क्षतिपूरक होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्षतिपूरक होगा। आखिरी प्रश्न है, वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं जिसे उन्होंने कहा विवेकीकरण, नौकरशाहीकरण, प्रबोधन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवेकीकरण होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।